हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर, जो है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रबंध के सिद्धांत, उसके हम लॉन्ग आंसर टाइप्स देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेलर और पेयोल के योगदान के बीच की विभिन्नताओं पर चर्चा करें। तो जो उनके प्रिंसिपल्स थे उसके बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है, उस पर हमें डिटेल में चर्चा करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको हम पॉइंट से समझेंगे, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन के हिसाब से हम पॉइंट बना लेना, क्या दोनों में अंतर है उस हिसाब से हम देखेंगे। तो टेलर और फेयोल के योगदान में अंतर। F.W. टेलर, सबसे पहले टेलर का नाम था पूरा F.W. टेलर का था। हेनरी फेयोल का प्रबंध जगत में अस्वर्णीय योगदान है, ठीक है। जो इन्होंने वर्ड को एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आज भी इस्तेमाल होते हैं मैनेजमेंट में। तो दोनों का योगदान प्रबंधकों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार का कार्य करता है। तो ये बेसिक है, कोई भी हम मैनेजमेंट में कोई भी हम वर्क कर रहे हैं उसका ये बेसिक है, इनके जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो अधिकांश विचारक इस बात से सहमत हैं कि इन प्रबंध शास्त्रियों का योगदान एक दूसरे का पूरक है। तो ज़्यादा जो थिंकर्स हैं या मॉडर्न थिंकर्स है वो उनका मानना है कि इन दोनों के एक दूसरे को मतलब कंप्लीट करते हैं। तो ये डिफर किस तरीके से करते हैं उसके पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन से हम देखते हैं। सबसे पहले है परिपेक्ष स्तर, ठीक है। तो हम टेलर का भी समझेंगे इसमें और हेनरी फेयोल का भी समझेंगे। तो टेलर ने कारखानों में कार्यशाला स्तर पर अर्थात श्रमिकों के लिए श्रेष्ठतम कार्य पद्धति की रचना करके दिन का उचित कार्य करना, विभेदात्मक मजदूर प्रणाली अपनाना एवं क्रियात्मक फोरमैनशिप के रूप में कार्य करने में क्रांति लाने में योगदान दिया था। तो जो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि टेलर की, F.W. टेलर की, तो उन्होंने क्या किया था, निचले स्तर का अध्ययन किया था। क्योंकि ये कारखाना में इनका जो अध्ययन प्रणाली अगर हम देखें जीवन परिचय में, तो इन्होंने निचले स्तर के कारखाने के रूप में अध्ययन किया था। तो निचले स्तर में श्रमिक ही आते हैं, तो उन्होंने श्रमिक की कार्य पद्धति की, कैसे उनसे क्या कार्य करवाना है उसकी रचना की थी। दिन का उचित कार्य करना कि क्या किस बेस पे हम डे टाइम में मतलब कितनी एनर्जी उनको लग रही है, क्या टाइम ले रहे हो, क्या उनकी गति है, इस सब पे अध्ययन किया था। विभेदात्मक मजदूर प्रणाली की उसने श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ जो श्रमिक थे उसने विभेद किया था उन्होंने कि कौन कितनी उत्पादकता दे रहा है, एक कार्य को करने में कौन कितने ज़्यादा इनग्रेड बना रहा है। तो ये विभेदात्मक मजदूर प्रणाली अपना रहे हैं। और क्रियात्मक फोरमैनशिप, ठीक है, इसमें भी इन्होंने विभाजन किया था कि उस अनुसार कि कौन सा कार्य किस क्रिया के अनुसार चलेगा या किस विभेदात्मक के बाद हमारी जो क्रियात्मक फोरमैनशिप, ये सारे जितने भी सिद्धांत हैं वो F.W. टेलर के द्वारा दिए गए हैं। तो कार्य करने में क्रांति लाने, मानसिक क्रांति भी इसी दौरान आई थी। तो उन्होंने F.W. टेलर का सब में योगदान है। जबकि अगर हम हेनरी फेयोल की बात करें तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि उच्च स्तर पर प्रबंधक का क्या कार्य है, इसे पूरा करने के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। हेनरी फेयोल द्वारा 14 सिद्धांत बनाए गए हैं। इन्होंने तो विज्ञान पद्धति से हमें परिचित करवाया था टेलर ने, जबकि हेनरी फेयोल ने क्या किया, 14 सिद्धांत बताए थे और उन्होंने उच्च स्तर के प्रबंधक का क्या कार्य है, मतलब उच्च स्तर के ऊपर रिसर्च की थी, अनुसंधान किया था। उस अनुसार उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो उन सिद्धांतों का कैसे पालन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले परिपेक्ष स्तर में यह आएगा कि इन दोनों के बीच में हमने तरीके कि इन्होंने किस किस स्तर पे काम किया, किस किस स्तर की, जबकि टेलर ने निचले स्तर की कारखाने की पढ़ाई की जो जिसमें आता ना श्रमिक, और इसमें हेनरी फेयोल ने उच्च प्रबंधक का क्या कार्य है, वो कैसे अपने अधीनस्थों से कैसे कैसे ऑर्डर पास करेगा, कैसे आदेश देगा, उसके क्या उत्तरदायित्व बनेंगे, ये सब उनके 14 सिद्धांतों में बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आदेश की एकता, ठीक है। आदेश की एक बॉस से एक कर्मचारी ऑर्डर प्राप्त करेगा, वो हमारे आदेश की एकता बता रही थी। तो टेलर ने संगठन में आदेश की एकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण नहीं माना था। जो हमारे F.W. टेलर थे, उन्होंने जो संगठन था हमारा, जो कम्युनिटी थी, उसमें उन्होंने आदेश की एकता, क्योंकि उन्होंने निचले स्तर का अध्ययन किया था, निचले कारखानों में वो एक इंजीनियर के तौर पे काम करते थे। तो उन्होंने इस सिद्धांत को इतनी महत्वपूर्ण या इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने
क्रियात्मक फोरमैनशिप ने एक श्रमिक को 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करने पर जोर दिया था। इन्होंने जो क्रियात्मक फोरमैनशिप थी उसमें क्या थे, 8 विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, क्योंकि 8 क्या है, किसी से भी क्या कर रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे या किसी को भी आदेश दे रहे थे, तो उसमें आदेश की एकता तो भंगी हुई। उसमें इन्होंने इस बात पे इतना जोर नहीं दिया था क्योंकि वो निचले स्तर के था। श्रमिक होते, उसमें फोरमैन होते, हमारे पास पर्यवेक्षक होते, ये सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि एक श्रमिक को 8 विशेषज्ञों से ऑर्डर प्राप्त से, पर्यवेक्षक से भी वो संपर्क कर रहा है, निरीक्षक से भी कर रहा है, उससे मध्य स्तर का भी कर सकता था, तो बहुत सारे आदेश एक श्रमिक प्राप्त कर रहा था। इसलिए इस सिद्धांत पर उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया था। जबकि फ्यूल आदेश की एकता के सिद्धांत के कट्टर समर्थक थे। उनका मतलब था कि आदेश की एकता यहाँ पे किसी भी संगठन में जो सॉफ्टवेयर श्रृंखला हम बनाते हैं वो उसी अनुसार उत्तरदायित्व और जो आदेश हैं उसी अनुसार वो प्राप्त हों। तो वो बहुत कड़े समर्थक थे, मतलब उसके बहुत बड़े फॉलोवर थे। कौन? फ्यूल। तो उनके अनुसार एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करना था। उनके अनुसार कि एक कर्मचारी के ऊपर एक बॉस होना चाहिए जिसके प्रति वो उत्तरदायित्व रहेगा और उसी के आदेश का पालन करेगा। ठीक है, अगर वो ज्यादा बॉस से या बॉसों से एक कर्मचारी आदेश प्राप्त कर रहा है तो ऐसे में क्या है, भूल की स्थिति या भूल चूक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वो किसका कार्य करे और किसके प्रति उत्तरदायित्व रहे। इसलिए इन्होंने क्या है, इसके कट्टर समर्थक थे पेयर। फिर थर्ड है जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, वो है रचना का आधार। तो टेलर का प्रबंध जगत में योगदान, अवलोकन एवं प्रयोग पर आधारित था। जो डब्ल्यू टेलर था उन्होंने क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दिया था। तो उनका क्या है, उनका जो योगदान था अवलोकन, मतलब बार बार चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति थी तो उस पर आधारित था। तो जगत में योगदान, अवलोकन मतलब प्रयासों, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करना, बार बार उसको सिद्ध करना या उसके तर्क पे आधारित था। जबकि फ्यूल का योगदान व्यक्तिगत अनुभव एवं परीक्षण पर। उसने क्या किया था, फ्यूल ने जो रिसर्च की थी वो उनके व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव थे उस और परीक्षण था, मतलब उन्होंने टेस्ट किया था खुद के अनुभव से और फिर उस स्थिति को टेस्ट किया था, तो वो उस पर आधारित था। जबकि उन्होंने क्या किया था, वैज्ञानिक सिद्धांत की अवधारणा दी थी। तो उनका प्रयोग, क्योंकि वैज्ञानिक में क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, भी यूज करके कुछ चीज सिद्ध करके, कुछ उसमें लॉजिक होते हैं, तो ये उस पर आधारित। तो रचना का आधार इस आधार पर अलग हो जाएगा। फिर है प्रयोजनीयता। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत विशिष्ट स्थितियों में उपयुक्त माना जाता है। ये कुछ विशिष्ट स्थितियों में लग रहा था, यहाँ हम हर स्थिति में नहीं लगा सकते क्योंकि ये निचले स्तर में इन्होंने अध्ययन किया था, उसके ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पे निचले स्तर के कर्मचारी के तौर पे। तो ये इन्होंने निचले स्तर की एक लेबर को कितना समय लग रहा है, क्या उसकी थकावट की स्थिति, कितनी गति को ले रहा है, हाँ उसकी कार्य क्षमता, क्या कार्य कैपेसिटी, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये विशिष्ट स्थितियों में उपयुक्त होता है। जबकि हेनरी फ्यूल का प्रबंध के सिद्धांतों पर उपयुक्तता सार्वभौमिक मानी जाती है। ये क्या है, हर लेवल पे लगेगा। सार्वभौमिक मतलब उच्च से निम्न तक, क्योंकि आदेश जो जा रहे हैं ऊपर से नीचे जाते हैं, उत्तरदायित्व कहाँ आते हैं, नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। तो सार्वभौमिक भले वो छोटा सा स्थान हो, बड़ा इंटरप्राइज हो या मध्य हो, हर जगह ये माना जाएगा। इसकी जो सॉफ्टवेयर श्रृंखला है हर जगह बनाई जाएगी और उस अनुसार उसका पालन होगा। तो प्रयोजनीयता में ये दोनों इस प्रकार डिफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्र, फोकस। तो टेलर का पूरा ध्यान श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने पर था। क्या था, कि उनका था कि उन्होंने इसलिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई कि जिसमें गति, समय, अध्ययन, कार्य पद्धति अध्ययन, ये सब हमने पढ़ा था। इसमें वैज्ञानिक तकनीकों के अंदर जो टेलर ने दी थी। तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता की कम से कम लागत में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे श्रमिक, तो उस पर उन्होंने जोर दिया था। और इसीलिए उन्होंने इसके लिए विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादन किया था तथा विभिन्न प्रयोग किए थे। ये क्या था, इनका प्रयोग पे था, अवलोकन पे बेस्ड था। किसका, टेलर का, कि उन्होंने विभिन्न तरह के प्रयोग किए थे और उस पर इनके सिद्धांत निर्धारित थे। ठीक है, जबकि हेनरी फ्यूल का पूरा ध्यान कुल प्रशासन में सुधार लाने पर था और इसलिए उन्होंने प्रशासन प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यहाँ उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे। इनका क्या था, ओवरऑल जो पूरी संस्था है उस पे था। हेनरी फ्यूल के जो सिद्धांत है पूरी संस्था पे लागू हो रहे थे, कुल प्रशासन पे, ओवरऑल मैनेजमेंट पे इन्होंने सुधार लाने के लिए उसको 14 सिद्धांत बनाए थे। इसमें आदेश की एकता, इक्वलिटी वगैरह वगैरह 14 सिद्धांत है। ठीक है, तो केंद्र ये हो गया। 6 है
व्यक्तित्व। तो टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। जब हम इनके जीवन परिचय लेंगे तो उसमें हमने पाया था कि निचले स्तर में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी और निचले स्तर का अध्ययन किया था कि कर्मचारियों के निचले स्तर का। जबकि फेयोल एक खनन इंजीनियर एवं प्रबंध विषय के सिद्धांतकार थे। जबकि फेयोल क्या थे, खनन इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, खनन इंजीनियर थे। और इन्होंने क्या किया था, मैनेजमेंट के विषयों पर सिद्धांतकार थे, मतलब प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, क्योंकि इन्होंने पूरे एक संगठन के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। तो ये व्यक्तित्व के रूप में इस तरह डिफर करते हैं। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति सिद्धांत। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक व पितामह माना जाता है। ये हमने एमसीक्यू में पढ़ा था कि किसको बोलते हैं हम वैज्ञानिक प्रबंध का जनक, तो वो डब्ल्यू टेलर को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी। ठीक है, निचले स्तर का अध्ययन किया था श्रमिकों के, और उस दौरान उन्होंने इतने सारे गति, समय और कार्य अध्ययन बहुत सारी पद्धति अपना के, इसलिए इनको पितामह मानते, फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मानते हैं डब्ल्यू टेलर को। जबकि फेयोल ने सामान्य प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रबंध के कार्यों एवं औद्योगिक क्रियाओं को वर्गीकृत किया, इसलिए इन्हें सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। ठीक है, फेयोल ने क्या था, समान बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उसका प्रतिपादन किया था, उसको बनाया था, और प्रबंध के कार्यों की कैसा मैनेजमेंट के जो भी वर्क्स होंगे और औद्योगिक इंडस्ट्री के जो जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं उनको वर्गीकृत किया था कि इंडस्ट्रियल और जो मैनेजमेंट के कार्य, जैसे कोई बुद्धि में श्रेष्ठ था तो वो क्या था, डिसीजंस बना रहा था मैनेजमेंट, कोई कार्य में था तो वो क्या था, निचले स्तर पे थे, कार्य कर रहे थे, आउटपुट दे रहे थे, प्रोडक्टिविटी दे रहे थे, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, समान प्रबंध पर जनक। तो अगर हम डिस्टिंक्शन देखेंगे तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ वैज्ञानिक प्रबंध, मतलब पितामह थे वैज्ञानिक प्रबंध के, और फेलर को हम मानेंगे समान प्रबंध का जनक। जो जनरल प्रिंसिपल्स थे उनका जनक हम फेलर को बोलेंगे, फेयोल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों की उदाहरण से व्याख्या करें। ठीक है, तो हमारा जो 14 सिद्धांत है फेयोल की, उसमें से कुछ सिद्धांत दिए गए, उसकी हमें व्याख्या करनी है। सबसे पहले है निर्देश की एकता। तो फेयोल की प्रबंध के सिद्धांत इस प्रकार है। सबसे पहले है निर्देश की एकता। ठीक है, वहाँ हमने आदेश की एकता पढ़ा था, यहाँ जो है निर्देश की एकता है। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि एक योजना के लिए एक प्रबंधक को होना चाहिए। उनका कहना है कि कोई भी आप योजना या प्लानिंग करें, उसके लिए एक जो प्रबंधक है, एक मैनेजर है, उसको एग्जीक्यूट करें। एक से कार्यों को एक योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। जैसे कोई सेल्स की प्रक्रिया या परचेजिंग की प्रक्रिया, उसको एक ही प्रबंधक वो योजनाएं बनाए, उसको लागू करे। तो जो भी एक से कार्य हैं उसको इकट्ठा करके एक ही प्रबंधक उसको निष्पादित करे। एक ही कार्य को विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित करने से कर्मचारियों की क्रिया में समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता। तो अगर एक ही व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों से आप एक ही कार्य कराएंगे तो उसमें समन्वय या कोऑर्डिनेशन आपका बिल्कुल जीरो होगा, शून्य होगा। तो इसीलिए उसमें समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता और उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे आदेश के एकता में हम क्या देख रहे थे कि एक कर्मचारी एक बॉस से आदेश प्राप्त करेगा, तो इसमें इन्होंने बोला है कि हर एक प्लानिंग के लिए एक मैनेजर होना चाहिए जो उस कार्य को निष्पादित करेगा। अगर आप एक ही कार्य को भिन्न भिन्न लोगों से कराओगे तो उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार गतिविधियों के प्रत्येक की समूह जिसके उद्देश्य समान है, उनका एक ही अध्यक्ष या एक ही योजना होना चाहिए। जो भी कार्य या गतिविधि है जिनको एक ही व्यक्ति एक ही जैसी उनकी अवधारणा है, स्पेशलिटीज़ है, उनको एक ही प्लानिंग की या एक ही योजना के अंतर्गत करना चाहिए और उसको उस एक ही प्रबंधक के द्वारा निष्पादित करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक कंपनी कार एवं स्कूटर का निर्माण कर रही है, इसके लिए उसे 2 अलग अलग विभाग बनाने चाहिए। प्रत्येक विभाग की अपनी प्रभारी योजना और संस्थान होने चाहिए। इन्होंने एक बताया कि एक कंपनी है जो एक कार का ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और स्कूटर का, तो ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो इसके लिए हमें अलग अलग विभाग बनाना चाहिए। मतलब जो सेल्स टीम होगी या जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है या जो भी नीतियाँ बना रही हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट आप निष्पादित कर दीजिए और उस अनुसार प्रभारी योजना, मतलब हर दोनों का स्कूटर का जो मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए आप अलग मैनेजर रखिए, कार के प्रोडक्शन के लिए या उसकी जो नीतियाँ उसके बनाने के अलग जो मैनेजर है वो रखिए और उसके लिए आपने अलग संस्थान होने चाहिए। ठीक है, तो हर एक योजना के लिए हर एक प्रबंधक होना चाहिए। एक ही कार्य अगर सारे लोगों से आप करवाओगे तो ऐसे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये सिद्धांत इस तरह की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है समता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स में से ये समता का भी सिद्धांत है दूसरा। चलिए देखते हैं।
पेयोल के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार जहां तक संभव हो कर्मचारियों के साथ समानता एवं निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। आपको एक प्रबंधक की ड्यूटी है कि वो अनबाइस्ड रहे, मतलब अपने जितने भी संस्था के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनके प्रति वो एक सा नेचर रखे, किसी पर पक्षपात ना करे या किसी की जो भावनाएं हैं वो हर्ट ना हो। तो उसी इसीलिए ये समता का सिद्धांत मतलब एक समान, जैसे भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक समान मानता है, उसी तरह प्रबंधक का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्मचारियों को एक समान ही माने। तो प्रबंधकों के श्रमिक के प्रति व्यवहार में ये सिद्धांत दया भाव एवं न्याय पर जोर देता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्यों बनाया गया था कि ये सिद्धांत दया भाव में मतलब कि एक समान आप सबसे कार्य भी ले सको और सबके साथ न्याय भी कर सकते हो, न्याय उचित होना चाहिए, तो ये सिद्धांत उस पर जोर देता है। फ्यूल ने यदाकदा बल प्रयोग को अनियमित नहीं माना। बल प्रयोग जो लेबर फोर्स है उनको यूजलेस नहीं माना है फ्यूल ने, लेकिन उनका ये कहना भी था कि सुस्त व्यक्तियों के साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जो आलसी है या ज्यादा क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे उनको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रूल आगे होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए फ्यूल के अनुसार, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ये संदेश पहुंचे कि प्रबंध की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। जैसे समाज संविधान की दृष्टि में हर नागरिक एक समान है, उसी तरह कि अगर आप सख्ती बदलेंगे या कुछ नियम कानून लागू करेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहा है और वार्निंग देने के बाद भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ प्रबंधक को सख्ती बरतनी है, जिससे ये सारे संस्थान को या सारे हर व्यक्ति को ये संदेश पहुंचे कि प्रबंधक के लिए सब व्यक्ति समान है, जो नहीं करेगा उसके लिए भी उचित उसको निर्णय लेना चाहिए प्रबंधक को। ठीक है, तो आलस के इस तरह की भावना का हमें क्या करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, भाषा, धर्म, जाति, विश्वास अथवा राष्ट्रीय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है था इस सिद्धांत के अंतर्गत कि लिंग जैसे आपकी लैंग्वेज हो गई या आप फीमेल हो, मेल हो, या धर्म की मतलब आप शेड्यूल ट्राइब से हो या जनरल से हो, या जाति, विश्वास, मतलब ये सारी तो हमें संविधान में भी दिया गया है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके राइट्स पढ़ेंगे तो राइट टू फ्रीडम और ये सब में हमको दिए गए हैं, पहले से ही अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह ये प्रबंध के उसमें भी लागू होते हैं कि धर्म, जाति, विश्वास आदि के या राष्ट्रीयता हो सकता है कोई बाहर से आया उस बेस पे भी आप अनबियास्ड रहेंगे, उस टाइप पे भेदभाव किसी की संस्था में अलाउड नहीं होगा। आज व्यवहार में देखने को मिलता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विभिन्न राष्ट्रीय लोग भेदभाव रहित वातावरण में साथ साथ कार्य करते हैं। इन कंपनियों में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। हम मल्टीनेशनल कंपनीज में अक्सर ये देखते हैं कि आज कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई फॉरेनर है, कोई एनआरआई है, तो वो सब एक साथ मिलके एक पद्धति अपना रहे हैं और कार्य कर रहे हैं बिना मनमुटाव या नोक-झोंक के। तो ये एक समता का सिद्धांत हमें यही बताता है कि हमें किसी भी बेस में लिंग, जाति, भाषा, विश्वास, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ये चीज़ इसमें बताई जब एक संस्था में एक मल्टीनेशनल कंपनी होगी, बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो वो बिना भेदभाव के वातावरण के कार्य करते हैं। जैसे एक मैनेजर है उसमें, तो किसी को हिंदी नहीं आती होगी, कोई साउथ से है, कोई पंजाब से है, कोई तो बहुत सारी समानताएं नहीं होती है, तो उस पर उनको काम करना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें वो एक साथ मिल के कार्य कर सकें, क्योंकि जो लोग हैं वो विभिन्न बैकग्राउंड से आए हैं, वातावरण से आए हैं, कोई हिंदी है, कोई पंजाबी है, कोई साउथ इंडियन है, तो उनको मेलजोल करके ही संस्था के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सहयोग की भावना। तो पेयोल के सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को कर्मचारियों ने एकता और पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। उनका मानना है कि एक संस्थान के अंदर कर्मचारी और प्रबंधक मतलब उच्च लेवल से लेकर जो निम्न तक उनके बीच में आपसी सहयोग होना चाहिए, ऐसा वातावरण रखना है हमें। प्रबंधक को विशेष रूप से बड़े संगठनों में सामूहिक कार्य करने को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जो बड़े संगठन है जैसे बहुत लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे निश्चित रूप से बहुत सारे कर्मचारी होंगे, बॉस होंगे, उनके जो सौंपनिक श्रृंखला है वो बड़ी होगी, तो उनको क्या है, सबको अपने सामूहिक कार्य में अपना अपना योगदान देना है। ठीक है, क्योंकि सहयोग के अभाव में उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। अब अगर असहयोग दिखा रहा है कोई भी कर्मचारी, दिखा रहा है प्रबंधकों की ओर से कुछ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको अगर मनमुटाव या खटास है तो आप निश्चित तौर पर जो संस्थान के उद्देश्य उनको प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। असहयोग की भावना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सहयोग की भावना के पोषण के लिए प्रबंधकों को कर्मचारियों से पूरी बातचीत में मैं के स्थान पर हम, जैसे एक फैमिली होती है, वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो सब अपना ना सोच के फैमिली का सोचते हैं कि नहीं हम, क्योंकि फैमिली भी मेंबर्स की योगदान से बनती है, उसी तरह एक संस्था है कि हम अपने को शीट पे ना रख के अपने मेंबर्स के बारे में सोचे। उसी तरह से प्रबंधक का ये कार्य है कि मैं के स्थान पे हम ये टारगेट अचीव करेंगे। एक को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, पूरा टीम वर्क को हमें क्रेडिट देना है, प्रयोग करना चाहिए। इससे
समूह के सदस्यों में पारस्परिक विश्वास एवं अपनेपन की भावना का विकास होगा। ऐसे में लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे भी, आपस में भी जो इन्वायरमेंट होता है वो पॉजिटिव बनेगा और पारस्परिक विश्वास, मतलब एक दूसरे पे की कोई सब समूह में कर रहे हैं तो एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा और विकास की संस्था भी विकास करेगी, साथ में सदस्य भी विकास करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे भी हम विकास करते हैं एक संस्था में और सामूहिक तौर पे भी। तो हमें क्या है, सहयोग की भावना का ये सिद्धांत हमें पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम व्यवस्था। जो अगला सिद्धांत है वो बात कर रहा है व्यवस्था की। तो फ्यूल द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था व सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकतम कार्य कुशलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं सामान उचित समय पर उचित स्थान पर होने चाहिए। मतलब आपके पास रिसोर्सेज, जो मानवीय रिसोर्सेज और लोग हैं, वो आपको एक जगह एकत्रित करना है। और ये व्यवस्था का सिद्धांत हमें कि हमने क्या किया था, जब सबसे पहले हमने नियोजन किया तो उसमें हमने कार्य की व्यवस्था की थी, फिर लोगों की, फिर परिचालन किस पद्धति से आप काम कर रहे थे। तो ये व्यवस्था का सिद्धांत भी हमें यही बताता है कि हमें क्या करना है कि अधिकतम कार्यकुशलता, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या कार्यकुशलता, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या होगा, लेबर, किसको कौन सा कार्य निर्धारित करना है, कौन उत्पादन करेगा, कौन पैकेजिंग करेगा, कौन उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो हमने क्या है, कार्य सौंप दिए। और रिसोर्सेज क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, मशीनरी हो गई। मतलब हम मानव और भौतिक पद्धति दोनों तरीके से इसमें काम करते हैं। तो हमें उचित समय क्या है कि हमें इस समय प्रोडक्शन स्टार्ट करना। स्थान क्या हो गया, फैक्ट्री हो गई, आपकी उद्यम हो गया। तो उचित स्थान पे उचित समय पे लोगों और जो संस्थान की व्यवस्था करना ही व्यवस्था के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्थान पर, प्रत्येक की चीज अपने स्थान पर होनी चाहिए। यह सिद्धांत मैंने ये बताता है कि प्रत्येक की चीज, चाहे वो व्यक्ति हो या अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे कच्चा माल हो गया, मशीनें हो गई, और बहुत सारे उपकरण लगते हैं किसी भी उत्पादन में, तो वो सारी चीजें एक जगह पे होनी चाहिए, उसको सही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था का सिद्धांत बताता है कि एक स्थान पे, स्थान क्या होगा, फैक्ट्री होगी जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एवं चीज के लिए जो स्थान निश्चित करो, उस स्थान पर वो तो व्यवसाय में कोई व्यवधान पैदा नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्सेज और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो हमारे पास एक जगह पे होंगे, तो हमारा जो भी प्रोडक्शन या जो भी हम कार्य क्रिया कर रहे हैं वो बिना बाधा के संपन्न होगी। तो व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है कि अधिकतम कार्यकुशलता के लिए हमें उचित समय पे उचित स्थान पर रिसोर्सेज अवेलेबल करानी है। वो हो सकते हैं मानव संस्थान भी हो सकते हैं, आपके भौतिक संस्थान भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर है केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये देख लेते हैं अगला जो सिद्धांत है हमारा, निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रीय है तो इसे केंद्रीकरण कहेंगे। ठीक है, निर्णय अगर एक ही द्वारा लिया जा रहा है तो वो क्या है, केंद्रीकरण है। जबकि अधिकार यदि एक से अधिक व्यक्तियों को सौंप दिए जाए तो उसे विकेंद्रीकरण करेंगे। अब इसका ये सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास दिल्ली है, तो वो क्या है, वहाँ से सारे लॉज पास होते हैं, पार्लियामेंट है, तो वो सारे जो लॉज पास करें वो पूर्ण भारत में लगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण। और उसके अंदर में हम और स्टेट्स की बात कर लें, यूपी, एमपी, हरियाणा, है ना, और सिक्किम, बहुत सारे स्टेट्स हो गए हमारे पास। तो उसमें अपने अपने वो अलग अलग, उनके पास मिनिस्टर्स हैं, वो अपने अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री हैं, वो अलग अलग निर्णय ले रहे हैं। तो वो क्या हो गया, विकेंद्रीकरण, कि अपने स्टेट में जैसे यहाँ के जो गवर्नर हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं एमपी के वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या नीतियाँ लागू करते हैं, या वो कैसे प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं। तो वो क्या है, विकेंद्रीकरण की पावर या अधिकार जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उसी को हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। तो फ्यूल के मत अनुसार अधीनस्थों का विकेंद्रीकरण के माध्यम से अंतिम अधिकारों को अपने पास रखने में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। फ्यूल का मानना था कि जो नीचे अधीनस्थ हैं, विकेंद्रीकरण में हम क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो पावर है, विभिन्न विभाग हैं जो हमारे ये डिपार्टमेंट्स है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पावर बांट दे रहे हैं। उस अनुसार हम इसमें संतुलन, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेगा तो हो सकता है कि डिसीजंस क्या है पूरी तरीके से लागू ना हो। या तो विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, अलग अलग विभागों में क्या करते हैं, जो अधिकार है उनका बंटवारा करते हैं, तो उसमें क्या है, सामंजस्य बनाए हुआ संतुलित की स्थिति रहेगी। केंद्रीकरण किस सीमा तक रहेगा, ये कंपनी के कार्यों की परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, केंद्रीकरण जो सेंट्रलाइजेशन है, अगर एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है तो वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है, उस पर निर्भर करेगा कि छोटी है, लघु उद्योग है या निचला उद्योग है। ठीक है, तो वो स्थिति पर निर्भर करेगा।
सामान्यतः बड़े संगठनों में विकेंद्रीकरण अधिक होता है। ठीक है, अब हम एक देखेंगे जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी बहुत सारी डिजिटल जियो है, ट्रेंड्स है, बहुत सारे उनके पास क्या है कंपनियां हैं, तो उसमें उस स्थिति में विकेंद्रीकरण रहेगा। ठीक है, कि मतलब मैंने बहुत सारी एक ही कंपनी के बहुत सारे यूनिट्स बना दिए और उसमें अलग अलग मैनेजर या प्रबंधक दे दिए, वो उसका डिसीजन ले रहा है, तो वो विकेंद्रीकरण है। उदाहरण के लिए अभी उन्होंने उदाहरण भी दिया, उदाहरण के लिए भारत में गाँव में पंचायतों को गाँव में कल्याण के लिए सरकार बनाना अधिकार प्राप्त प्रदान किए गए हैं। यह विकेंद्रीकरण का उत्तम उदाहरण है। जैसे मैंने बताया कि जैसे वो सेंटर में आपस डेयरी हो गया, पार्लियामेंट है, फिर उस वक्त विकेंद्रीकरण तो स्टेट्स के नीचे क्या आता है, पंचायत। तो उन्होंने उसी की बात की है कि भारत के गांव में पंचायतों को गांव के कल्याण के लिए, कि जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वो गांव के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अधिकार प्रदान किए गए। तो उनको क्या है अपॉइंट किया है सरकार ने कि वो उस प्रकार की नीतियां बना सकते हैं। तो ये विकेंद्रीकरण का क्या है उत्तम उदाहरण है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण। फिर है आपनी जो है वो है हमारी पहल क्षमता। यह सिद्धांत क्या बताता है कि फेयोल की मान्यता है कि कर्मचारियों को सुधार के लिए अपनी योजनाओं के विकास एवं उसको लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फेयोल का ये मानना था कि योजनाएं लागू जो करना है तो लोगों को आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहना है। डीमोटिवेट हो जाते हैं कई बार कार्य की अधिकता की वजह से या कार्य क्षमता उतना योगदान नहीं दे पा रहे, तो आप उनको क्या करें, मोटिवेट करते रहे, प्रोत्साहित मोटिवेशन देते रहे। तो यहाँ पहल क्षमता का आशय है स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना। अब अभिप्रेरणा एक प्रबंधक कैसे देगा कि वो पहले खुद उस दिशा में कदम उठाए। जैसे रानी जी का कहना था कि अगर बदलाव चाहते तो आप खुद बदलाव बन के आगे बढ़े, उसी तरह एक प्रबंधक को भी अभिप्रेरणा की दिशा में खुद पहला ही स्टेप खुद लेना पड़ेगा। प्रबंधन को पहल क्षमता से ही कि पहली क्षमता से आपको ही पहला स्टेप लेना है, को प्रोत्साहित करना चाहिए। पहल क्षमता होनी चाहिए। तो पहल क्षमता में हमारा ये तात्पर्य है, यह तात्पर्य नहीं है कि आपने अपने को सबसे अलग दिखाने के लिए कंपनी की स्थापित रीति नीति के विरुद्ध कार्य किए जाए। पहल क्षमता क्या है, हमेशा जो है प्रोत्साहित करने के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि जो रूल्स है रेगुलेशंस बने हैं उसमें अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए आपने कि उसके जो फ्लो है वर्क का उसके उलट नीतियां बना दी या जो वर्क फ्लो है उसको ही अपने सिद्धांतों में फेरबदल कर दिया, वो पहल क्षमता नहीं कहलाएगी। एक अच्छी कंपनी वह मानी जाती है जिसमें कर्मचारियों को सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाए तथा उन सुझावों को पुरस्कृत किया जाए जिससे कारण लागत एवं समय की बचत हो सके। तो कोई भी एक अच्छी कंपनी या संस्थान होगा तो वो समय समय पे क्या करेगा, प्रोत्साहित करने के लिए हम कितने तरह के मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हैं, कोई पुरस्कार दे सकते हैं, कोई अवार्ड दे सकते हैं कि किसी ने कोई टारगेट अचीव किया है। तो पहल क्षमता उसी पे निर्भर करती है कि हम क्या प्रेरणा तो दे रहे हैं उनको सुझावों को, इस नीति में, इस योजना में हम किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, उनके सुझावों को भी हम वेलकम करें और जिससे हम क्या कम लगाते हैं। किसी को एम्प्लॉय को लग रहा है, कोई सुझाव देता है कि इतनी इस प्रोडक्शन को हम कम पैसे या बजट में पूरा कर सकते हैं, तो वो सुझाव भी आमंत्रित किए जाना चाहिए जिससे हमें समय की बर्बादी से हम बच सकें। तो ये हो गया हमारा पहल क्षमता का सिद्धांत जो हमें योजनाओं के विकास और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें हम अभिप्रेरणा एक मुख्य कदम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक कार्य अध्ययन की निम्नलिखित की चर्चा करें। तो सबसे पहले है समय अध्ययन, फिर दूसरा है गति अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन, सरलीकरण और कार्य का मानकीकरण। तो सबसे पहले हम जो वैज्ञानिक पद्धति में कार्य बताए उसमें से उनकी व्याख्या करना में चर्चा करना। तो सबसे पहले है हमारा इसकी जो तकनीकों में सबसे पहले समय अध्ययन। तो समय अध्ययन क्या बताता है, समय अध्ययन भली भांति परिभाषित कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय का निर्धारण करता है कि एक कार्य के लिए एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा, उसका ये मानक का निर्धारण करता है। उसको मेजरिंग टर्म्स में हम लेंगे कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो इसमें कार्य के प्रत्येक घटक के लिए समय मापन नीतियों का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी हम इसके अंदर गतिविधि कर रहे हैं कार्य को करने के लिए, तो हर कार्य को करने की आप कितनी या हर गतिविधि में आपको कितना समय लग रहा है उसका हम मेजरमेंट करेंगे, तो ये मापन विधि है। ठीक है, तो समय अध्ययन का उद्देश्य कर्मियों की संख्या का निर्धारण। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगेंगे हमें, कर्मियों की संख्या का निर्धारण, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक टास्क को करने में या कार्य को करने में लगेंगे। उपयुक्त प्रत्येक योजना को तैयार करना, एक योजना जो जिस पे हमें कार्य करना है उसको तैयार करने में कितना समय लगेगा, एवं श्रम लागत का कि उसमें हमारी लागत कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट हमारा कितना आएगा, तो वो सबका निर्धारण हम समय अध्ययन के अंतर्गत करेंगे। तो अब उदाहरण की उन्होंने बोला है, उदाहरण बार बार अवलोकन से यह तय किया गया है, मतलब बार बार हम एक्सपेरिमेंट या अवलोकन उस चीज़ को बार बार कर रहे हैं, तो उसमें से ये चीज़ सामने आई कि एक उत्पाद तैयार करने के लिए कर्मचारी का मानक 20 मिनट है।
ठीक है। एक प्रोडक्ट हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें उसको कितना समय लग रहा है, 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। कोई भी यूनिट या इकाई बनाने में एक लेबर को, एक पर्सन को 20 मिनट लग रहे हैं। इस प्रकार से 1 घंटे में वह 3 उत्पाद तैयार करता है। तो 20 मिनट के हिसाब से 1 घंटे में कितना, 1 आवर में हो 20 उत्पाद, ठीक है, 20 प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, 20 प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक उत्पाद, एक कर्मचारी का जो मानक है वो 20 मिनट का है, तो 1 घंटे में वो 3 उत्पाद तैयार कर रहा है। यदि एक श्रमिक एक पारी में 8 घंटे कार्य करता है, जिसमें से वह 1 घंटा विश्राम को निकाल दिया जाए, तो 60 घंटे में श्रमिक कुल 21 उत्पाद तैयार करेगा। अब ये श्रमिक का मानक पर, यहाँ थोड़े से मैथमेटिक्स है। उन्होंने बोला कि 1 घंटे में वो 20 प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, और वो टोटल कितना, जो कर्मचारी है या जो श्रमिक है वो 8 घंटे कार्य कर रहा है। अब 8 घंटे में से उसका 1 घंटा निकाल दिया जाए, 1 घंटा क्या होगा, ब्रेक वगैरह ले रहा है, लंच कर रहा है, तो बचे कितने, 7 घंटे, 7 आवर्स बचे हमारे पास, ठीक है। तो 1 घंटे में जब वो 20 प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, तो जिसमें 1 घंटा वो विश्राम को निकाल दे रहा है, तो इसमें से 7 बचे, तो 7 में अगर 7 × 3 करेंगे हम, तो वो क्या हो गया, 21 हो जाएगा। मतलब वो 21 इकाइयाँ बना रहा है एक दिन में। तो हम ये क्या कर रहे हैं, उसका मानक तय कर रहे हैं समय अध्ययन के अनुसार, कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने में उसको 20 मिनट कर रहा है, 1 आवर में वो 20 प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जिसमें से उसकी 8 घंटे कार्य क्षमता है, 8 घंटे वो काम करता है, उसमें से 1 घंटे उसका लंच ब्रेक हो गया या ब्रेक कमा लिया, तो बचे 7 घंटे। तो 7 × 3 करेंगे हम, तो वो 21 उत्पाद तैयार कर रहा है, ठीक है। 7 × 3 = 21। तो हम इस प्रकार से समय अध्ययन का मानक निकाल लेंगे। तो ये समय अध्ययन से हम ये जानते हैं, इसमें ये निर्धारित करना रहता है हमें कि संख्या का निर्धारण ही कितने कर्मचारी बनेंगे योजनाओं का, और उसमें से श्रम लागत जो निकाली है वो इस प्रकार, इस फॉर्मूले से या ये मैथमेटिक्स अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे में वो 3 उत्पाद तैयार कर रहा था, और कार्य कितना, 7 घंटे कर रहा है, तो 7 × 3 करेंगे तो 21 इकाइयों का वो उत्पादन कर रहा है एक दिन में, ठीक है। नेक्स्ट है गति अध्ययन, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया था वैज्ञानिक पद्धति में। तो गति अध्ययन में व्यक्तियों एवं मशीनों द्वारा काम करने के दौरान की जाने वाली विभिन्न मुद्राओं की गति। हम क्या है, हमारे जितने भी एक्सप्रेशन है, जब हम काम कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी मुद्रा होंगी, मूवमेंट होगा, उसकी हम उस गति की, उसकी क्या स्पीड है। जैसे उठाना, कोई कार आप कारखाने से या गोदाम से उठा के लाए, उसमें कितना समय लगा, या उसमें क्या गति थी, मतलब आने में कितने 2-3 मिनट लग रहे हैं, उसकी क्या गति है। फिर उसको आपने कारखाने से उठा के और जो फैक्ट्री उसमें रखा, तो उसमें कितनी, उसमें आपकी क्या गति थी। पकड़ना, उसको आपने मशीन में डाला, दबाना, मशीन चलाई, घुमाना, मतलब ये प्रोसेस हो रहा। और जोड़ना, मतलब कोई एक कपड़ा बनाना है तो आपने उसमें कच्चा माल डाला, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया मशीन में, फिर क्या किया, उसको जोड़ा, फाइनल प्रोडक्ट निकला, आदि का गहन अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों से समाप्त किया जाता है। इससे जब आप अनप्रोडक्टिव थे, मतलब जब आप वो चीज़ कारखाने से उठा के लाए, उसको रखा, मशीन में डाला, तो इस सब में, इन सब क्रियाओं को हम क्या क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुद्राओं को, और उसमें से जो अनप्रोडक्टिव क्रियाएं हमारी, मतलब अनावश्यक जो हरकतें हैं, उसमें उसको हम समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहाँ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी क्या प्रोडक्टिविटी ही मैशर होती है, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। तो अनावश्यक जो क्रियाएं हैं उसमें से हम इसको हटा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें अनावश्यक हरकतों को न्यूनतम करने का प्रयास। हम क्या चाहते हैं, जो हमारी अनप्रोडक्टिव चीज़ है उसको जीरो करना है। न्यूनतम करना है मतलब जीरो करना है, कि जहाँ पे हम प्रोडक्टिव नहीं थे, जैसे हम कोई लेके आए गति से सामान लेके आए, तो उसमें हमें किस गति से या कितना टाइम लगा, हमको 2 मिनट लग रहा है, किसी लेबर को 5 मिनट लग रहा है, तो जो अनप्रोडक्टिव आवर्स है उससे उसको हमें लेस करना है, या उसको हमें शून्य करना है, ठीक है। इस प्रकार कार्य करने से तरीकों में सुधार करके कार्य कुशलता में अधिक वृद्धि की जा सकती है। तो इनका मानना था कि इस प्रकार हम कार्य करते तो हमें प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा निखरती है, इंक्रीज होके आके। अगर हम उसमें से अनप्रोडक्टिव चीज़ें हटा दें तो जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी ज़्यादा निकल के आती है। तो उदाहरण के लिए टेलर एवं उसके सहयोगी फ्रैंक गिलबर्ट ने ईंटें बनाने की चेष्टाओं को 18 से घटाकर 5 कर दिया, ठीक है। तो जो टेलर थे, उनकी जो सहयोगी कर्मचारी थे जिनका नाम उन्होंने फ्रैंक गिलबर्ट बताया, उन्होंने ईंटें मतलब क्योंकि ये निचले स्तर पे उन्होंने अध्ययन किया था, मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो जो श्रमिक से ईंटें बनवाने का उत्पादन करवा देते, तो उसको हटा के उन्होंने 18 से हटा के 5 कर दिया। अब टेलर व उसके सहयोगी ने यह दिखला दिया कि इस प्रक्रिया को अपनाने से उत्पादकता में 4 गुना वृद्धि हो गई।
क्योंकि उन्होंने चेष्टाओं को कम कर दिया, 18 से घटाकर 5 कर दिया, मतलब जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें थी, अनप्रोडक्टिव जो गतिविधियाँ थी उनको हटा दिया। तो जो उनकी उत्पादकता थी वो निश्चित तौर पे बढ़ गई। ठीक है, प्रक्रिया को अपनाने से उत्पादकता में 4 गुना वृद्धि हो गई। टेलर ने अपने गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की पहचान किस प्रकार की, उसके लिए उन्होंने स्टॉप वॉच रखी। जैसे हम कोई भी टास्क कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच वो होती है कि आपको जैसे अभी जैसे हम वॉक कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो उसमें आपने स्टॉप वॉच लगा देती है कि हमें कितने घंटे हमने चले या हम कितने ही घंटे हमने वॉक की। तो उसी प्रकार किसी कार्य को करने के लिए स्टॉप वॉच एक बेहतरीन जरिया थी। फिर विभिन्न चिन्ह एरो बना लिए कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका मूवमेंट रिकॉर्ड करना या ये समय लगा ये इस गति से, या रंगों का प्रयोग किया। ठीक है, लाल या किसी भी तरीके की अनप्रोडक्टिव तो उसको लाल से दर्शा दिया, प्रोडक्टिव तो उसको ग्रीन से दर्शा दिया। तो ये सारा इस गति अध्ययन करने के लिए इन्होंने टेलर ने जो विभिन्न मुद्राओं की, मतलब आप कब थकान से भरो, कब अनप्रोडक्टिव हो और कब प्रोडक्टिव हो, तो ये जो अनप्रोडक्टिव मुद्रा इनको हटा के प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट किया, जिससे कि आप ज्यादा बेहतर उत्पादन कर सको। तो गति अध्ययन हमने देख लिया। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है थकान अध्ययन। अब थकान में हम क्या है, 2 तरह की थकान टायर्डनेस फील करते हैं, तो उसके लिए हम ब्रेक्स वगैरह पे जाते हैं, कैसे फिजिकली मेंटली दोनों तरह की काम करते हुए। तो कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो कार्य करने से वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से थकान अनुभव करने लगता है। कोई भी हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह के प्रेशर फील करते हैं, थकान के अंतर्गत जो आता है। ठीक है, थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आराम के अंतराल की अवधि एवं बारंबारता का निर्धारण करती है। ठीक है, तो हमने जब कोई कार्य करा उसमें कितने घंटे ब्रेक लिया, जैसे हमें निश्चित तौर पर एक संस्था पे ब्रेक दिया जाता है। रेगुलर वर्क आवर्स नहीं होते हैं क्योंकि ब्रेक लेने से हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो आराम के अंतराल की अवधि की कितने 1 घंटे का ब्रेक किया या बीच-बीच में आपने कितना ब्रेक लिया, तो उस समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, थकान के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय के कार्य घंटे। आप जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहाँ कई बड़े स्केल पे काम चल रहा है, तो लंबे समय तक वर्कर्स को इंगेज रहना पड़ता काम में, तो लंबे समय हो सकते हैं। अनुपयुक्त एवं अरुचि कार्य, कई बार इंटरेस्टिंग कार्य भी आ जाता है जिसमें हमारी रुचि नहीं रहती, तो उसको भी हम खींच से, मतलब ज्यादा घंटों के उपरांत पूर्ण करते हैं, तो ये भी एक कार्य हो सकता है, कारण हो सकता है। अपने अधिकारी से संबंधों में माधुर्य की कमी अथवा कार्य की खराब परिस्थिति आ रही है। ठीक है, कि आपके हो सकता है आपके मैनेजर से अच्छे रिलेशंस नहीं है, मन मुटाव है, इस तरह की स्थिति है, तो ये भी थकान का, कि बार बार वो प्रेशर है इस तरह की, जल्दी करो काम, समय पे कंप्लीट करो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और अथवा कार्य की खराब परिस्थिति, मतलब इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव माहौल है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं थकान के अंतर्गत, कि जिसमें काम में अरुचि बढ़े आपकी। ठीक है, तो थकान अध्ययन के अंतर्गत थकान करने वाले विभिन्न घटकों का पता लगाकर उनमें सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। तो एक प्रबंधक का कार्य है कि थकान अध्ययन के अंतर्गत उसने क्या, कि थकान किन किन वजह से होती, तो पारा हमने यहाँ ऊपर देखिए कि इस घंटे की कार्य लंबे समय का है, अनइंटरेस्टिंग है, आपके मैनेजर या प्रबंधक आपको प्रेशराइज कर रहा है उस वजह से, तो ये सारे कारण हो गए। तो जितने भी घटक उनका पता लगाइए, उसमें आप सुधारात्मक प्रेरणा लाइए। टेलर ने अनेक प्रयोग किए और ये सिद्ध किया कि श्रमिकों को एक निश्चित समय तक काम करने के बाद आराम दिया जाना चाहिए। जैसे कोई एक इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट हुआ उसके बाद उनको आराम की या ब्रेक के आवर्स दिए जाने चाहिए। ये टेलर ने बताया कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद उसने ये पता लगाया कि श्रमिक को समय समय पर ब्रेक दिया जाना चाहिए। आराम के समय पे पुनः तरोताजा हो जाती है और पूरी कुशलता के साथ काम कर जाते हैं। जैसे हमने आपको फिजिकली या मेंटली रेस्ट करने को बोल दिया, जैसे कोई मशीन में बहुत लंबे यूनिट से काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर जो शारीरिक थकान है वो बहुत महसूस करेगा, मानसिक रूप से भी। कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है तो उसका हम छोटे छोटे शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि वो फिर से तरोताजा होकर पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ फिर से काम कर सकता है। तो ये था हमारा थकान अध्ययन। फिर है नेक्स्ट कार्य विधि अध्ययन। ठीक है, कि कार्य के विभाजन के बाद उसमें हमने कार्य विधि अध्ययन के लिए कौन प्रोडक्टिव है, कौन सक्षम लेबर है, कौन असक्षम है। तो कार्य विधि अध्ययन का उद्देश्य कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है कि कोई काम किससे कैसे करवाना, उसकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना इसका उद्देश्य है। किसी कार्य को करने के अनेक पद्धतियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक रूट पर जाने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, उसी तरह किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी विधिक पद्धतियां हो सकती हैं। तो टेलर ने अपने कार्यविधि अध्ययन के माध्यम से कई क्रियाओं को एक साथ जोड़ने की अवधारणा का निर्माण किया। तो टेलर ने क्या किया, कई सारी कार्यविधि, जैसे कई तरह की पद्धति थी, सबको जोड़ के और एक पद्धति निकाली जोड़ने की अवधारणा को, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने टेलर ने बनाया।
कार्यविधि अध्ययन प्रक्रिया का उद्देश्य उत्पादन लागत को न्यूनतम रखना। ठीक है, जो हमारी प्रोडक्शन में लागत या मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन कर रहे हैं उसमें न्यूनतम कम से कम कॉस्ट आए तथा ग्राहक को अधिकतम गुणवत्ता एवं संतुष्टि प्रदान करना। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये रहता है किसी भी प्रबंधक का भी यूटिलाइजेशन ऐसा किया जाए रिसोर्सेज का कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़ा सके। तो अगर उत्पादकता और गुणवत्ता अच्छी होगी तो किसी भी जो हमारे ग्राहक है उसको संतुष्टि निश्चित रूप से मिलेगी। इसके लिए प्रक्रिया चार्ट एवं परिचालन अनुसंधान आदि का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रक्रिया चार्ट और अनुसंधान की कुछ चार्ट बनाने, उस अनुसार योजना बनाएं। परिचालन मतलब किस पद्धति से काम करना, अनुसंधान शोध या रिसर्च हम कर सकते हैं। ठीक है, इस अध्ययन में परिचालन क्रियाओं, कर्मचारियों का स्थान, मशीन एवं कच्चा माल आदि का क्रम निर्धारित किया जाता है। तो इस अध्ययन में हम परिचालन क्रियाओं को देखेंगे कि किस पद्धति से हम काम ले रहे हैं, मानव पद्धति से या भौतिक पद्धतियों से। तो इसमें हम कर्मचारियों का स्थान, सबसे पहले अगर मानव पद्धति से ले रहे हैं तो किस व्यक्ति से हम क्या काम करवा रहे हैं या वो क्या किस स्थान पर कार्य करेगा, तो उसकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें मशीन एवं कच्चा माल ये अवेलेबल रिसोर्सेज में आ गया कि हम मशीन और कच्चा माल जो है अवेलेबल रिसोर्स है तो उसका हम क्रम निर्धारित करें। हमें सीरीज निर्धारित करती तो परिचालन प्रक्रियाओं में दोनों आती है, मानव और भौतिक पद्धति। तो दोनों का हमें क्रम डिसाइड करना है। कर्मचारियों अगर मानव से ले रहे हैं तो कर्मचारी, और मशीन से ले रहे हैं तो मशीन, और भौतिक में मशीन एवं कच्चे माल का क्रम निर्धारित करना होगा। नेक्स्ट क्या हमारा सरलीकरण और कार्य का मानकीकरण। ठीक है, किसी भी कार्य को सरल बनाना। तो टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य के सरलीकरण पर भी जोर दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध में किसी भी कार्य को सरल बनाने का तरीका बताया गया है तो उस पर उन्होंने प्रकाश डाला था। उसके अनुसार सरलीकरण का अर्थ है व्यर्थ किस्मों, आकार एवं आयामों को समाप्त करना। इसमें हम क्या करना है, व्यर्थ किस्में जो एक्सेस बेस्ड है या किसी को शेप या साइज में कुछ ज़्यादा मटेरियल लग रहा है तो उसको समाप्त करना, वो सारी जो बाधाएं आ रही हैं उसको समाप्त करना होता है। अर्थात इसमें उत्पादन की अनावश्यक अनेकताओं को, बाधाओं को समाप्त कर दिया जाता है। जब हम उत्पादन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें अनावश्यक अनेकता मतलब अनवांटेड जो हमारी एफिशिएंसीज हैं उनको हटाना है। शेप, साइज, आकार उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसको हम ये सरल कर रहे हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सरलीकरण करना, मतलब उसको सिंपल रख रहे हैं, सिंपलिसिटी में बना रहे हैं। उस सारी जो बाधा है यानी उसको हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि कार्य का सरलीकरण किए जाने से श्रम, अगर हम किसी भी कार्य का सरलीकरण कर रहे हैं उससे हमारा श्रम बचता है। श्रम की लागत बच रही है, मशीन की लागत एवं उपकरण की लागत की बचत होती है। ठीक है, मशीन में कुछ भी फिटिंग्स, तेल वगैरह, ऑयल लग रहा है तो उससे भी उसकी भी कॉस्ट का खर्चा में कम लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, है ना। तो हमें कम से कम लागत में ज़्यादा उत्पादकता करना रहती है। अगर उससे हम कार्य का सरलीकरण कर देंगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें, ये जो बाधाएं हम आकार, शेप, साइज या आयाम के रूप में आ रही थी वो बच जाएगी, उसमें बचत होगी। इससे माल को स्टॉक में कम रखने, उपकरणों के अधिकतम व संपूर्ण उपभोग व आवर्त में वृद्धि संभव होती है। तो इससे क्या होगा कि स्टॉक में रहेगा, हमारे पास इन स्टॉक रहेगा, हमारे उपकरणों का, मशीनों का अधिकतम यूज़ कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आवर्त में भी वृद्धि होगी। जो आ रहा है हमारे पास, आया तो उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये था, ये सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति बता रही थी सरलीकरण और कार्य का मानकीकरण करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इस सीरीज़ में हमने कवर किए MCQs, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप। आपको इसके जो भी नीड हो, जो भी कमेंट करके बताइए हमें, और जो भी आप नेक्स्ट सीरीज़ देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।